हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नई क्लास लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो कल मैंने आपको पुष्प की संरचना पढ़ाई थी। बड़ा अच्छा लगा कि आपने उसमें कमेंट्स भेजे हैं। एक छोटी सी मिस्टेक, चूँकि वो मेरी पहली क्लास थी, क्योंकि इससे पहले लगभग 20 साल तक मैंने क्लास में बच्चों को ही पढ़ाया है, तो एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी, वो मैं आज सबसे पहले क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद अपन आगे चलेंगे बेटा। देखो, कल मैं आपको कह रहा था और बच्चों ने कमेंट लिख के भी भेजा है, ध्यान से सुन लेना। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट लिख के मुझे भेजना, ठीक है ना। सुनिए, एक्चुअल में पुष्पासन अपन इसी भाग को कहते हैं। ये जो भाग मैंने बताया है पुष्प का आसन, ठीक है ना। वैसे आप देखो जो बहुत पुरानी किताबें हैं उनमें तो इस भाग को भी पुष्पासन मानते थे, लेकिन आजकल ये ख़त्म कर दिया है। क्योंकि देखो, यदि अपन इसको भी पुष्प का भाग माने तो पूरा का पूरा पुष्प इसके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करें, आप क्या करें, इसको तो पुष्पासन मान लें और ये पुष्प वृंत का आधार हो गया। तो आप ना उस लाइन को ऐसे कह सकते हैं, मैं कह के बता रहा हूँ कि पुष्प वृंत द्वारा आधार पर जुड़ा रहता है, ठीक है बेटा। और फिर आप बोल सकते हैं पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। और फिर आगे आई जाएगा कि पुष्पासन के ऊपर पुष्प के समस्त चक्र अथवा भाग उपस्थित होते हैं। क्लियर। अब भी यदि किसी बच्चे को, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आज थोड़ा सा अपन जनन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही अपना जनन खत्म होगा ये टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए आप, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग कहलाता है पुष्पासन। और पुष्पासन केवल अपन उसी भाग को बोलेंगे, ये मैंने सर्किल में बंद कर दिया, क्योंकि इसी भाग के ऊपर पुष्प के समस्त चक्र अथवा भाग उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इस भाग को आप पुष्प वृंत का आधार मान लें। क्लियर है। अब मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दो पुष्पासन नहीं होते हैं, पुष्पासन एक ही होता है, और वो भी ना पुष्प वृंत के ऊपरी सिरे पर, जिस पर कि पुष्प के समस्त चक्र अथवा भाग उपस्थित होते हैं। राइट, आगे चलिए। देखो बेटाओ, मैं आपको कल बता रहा था कि ये पाठ बेसिकली दो भागों में बटा होता है, ठीक है ना। एक भाग तो इसमें कल अपन डिस्कस कर चुके हैं, पुष्प की संरचना, और दूसरा भाग इसमें जनन। तो आज अपन जनन, और जैसे 12वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन जो पादपों के सेंस में जनन पढ़ना है इस टॉपिक में, तो इसके ऊपर फोकस किया गया है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो अब सुनिए आप, सबसे पहले तो अपन ये चार्ट मैंने बना दिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि क्लासें भी सीमित होती हैं। तो यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं और जितना आज ये हो सकेगा मैं पूरा करूँगा। जनन, सबसे पहली बात तो जनन किसे कहते हैं, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जनन सजीवों का लक्षण है, ठीक है। प्रत्येक सजीव, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक सजीव अपने समान जननक्षम संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। क्लियर। मैं रिपीट करता हूँ, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक सजीव अपने समान जननक्षम संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है। आगे चलिए। देखो, छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है ना। देखो, अलैंगिक जनन चूँकि इस यूनिट में अपन को प्लांट के सेंस में पढ़ना है, ठीक है ना, तो अलैंगिक जनन के दो भाग बताए गए हैं आपकी किताब में।
एक तो बेटा अनिषेक बीजता, जिसको एगैमोस्पोरी भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या होता है, बीज का निर्माण तो होता है, लेकिन बीज में उपस्थित भ्रूण के निर्माण हेतु युग्मकों का संलयन नहीं होता। ये इसकी परिभाषा है अनिषेक बीजता की। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज निर्मित होता है, लेकिन बीज में उपस्थित भ्रूण के निर्माण के लिए युग्मकों का संलयन नहीं होता, कहलाती है अनिषेक बीजता या एगैमोस्पोरी। ठीक है बेटा, आपको केवल इतना ही याद करना है। आगे चलिए, अब आ गए अपन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन पे। छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं और अब भी आपको मैं बता रहा हूँ कि जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग से नव पादप का विकास हो सकता है। एक बार मैं दोबारा कह रहा हूँ, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, कोई भी कायिक भाग से नव पादप का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए बेटा, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्लियर? आगे चलिए, अब सबसे पहले तो अपन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ पादपों में प्राकृतिक रूप से कायिक जनन पाया जाता है। पादप का कोई भी कायिक भाग प्राकृतिक रूप से नव पादप का विकास कर सकता है। क्लियर? आगे चलिए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के में पादप का कोई भी भाग प्रयुक्त किया जा सकता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में पादप का कोई भी भाग प्रयुक्त किया जा सकता है ना। जैसे कि आपकी किताब के अनुसार तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, मतलब कुछ पादपों के तने कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादपों का विकास कर सकते हैं। दूसरा हो गया बेटा ये जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तीसरा हो गया पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन और चौथा हो गया पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। सुन लिया? या इसको बोल सकते हैं जनन अंगों द्वारा भी, एक्चुअल में भी बताऊंगा, ठीक है ना। पुष्प कलिका का कन्वर्जन हो जाता है किसमें? मांसल बहुकोशिकीय रचना में, अभी थोड़ी देर बाद। तो एक मिनट ध्यानपूर्वक सुने, और ये कायिक प्रवर्धन है जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। पहले अपन एक साइड का ख़त्म कर देते हैं पूरा। देखिए, वापस से कह रहा हूँ मैं, सबसे पहले जनन किसे कहते हैं? बहुत सरल सी परिभाषा, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव अपने समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात वह क्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। बेसिकली जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। आप छोटी कक्षाओं में पढ़ भी चुके होंगे कि अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है, ठीक है ना। उसमें युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का संलयन, अर्धसूत्री विभाजन जैसी क्रियाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में ये सारी घटनाएं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का संलयन सभी होती हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखो इस पाठ में लैंगिक जनन का तो कोई ज़्यादा रोल है नहीं, ज़्यादा नहीं है। केवल और केवल अपन को अलैंगिक जनन
और अलैंगिक जनन में भी कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सुने सब। अलैंगिक जनन की परिभाषा आप कह सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक से नए जीव का अथवा पादप का विकास होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक तो अनिषेक बीजता, क्या बोलते हैं इसको, एगैमोस्पोरी, और दूसरा प्रकार कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव, इंग्लिश में बोलते हैं कायिक को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है? आगे चलिए, देखो बेटा, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अनिषेक बीजता या एगैमोस्पोरी, बिल्कुल सरल परिभाषा मैं बोलता हूँ, आप ध्यान से सुने। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज का निर्माण तो होता है लेकिन भ्रूण के निर्माण के लिए युग्मकों का संलयन नहीं होता, अनिषेक बीजता या एगैमोस्पोरी कहलाती है। राइट, आगे चलिए बेटा, अब आ गए अपन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन पे। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात। क्या बोलेंगे इसमें कि पादप के किसी भी कायिक भाग से नव पादप का विकास होना, पादप के किसी भी कायिक भाग से नव पादप का विकास होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब पादप का कोई भी कायिक भाग वो हो सकता है, जैसे कि आपके सामने अभी अपन इसके भी प्रकार करेंगे और उसके बाद में ये सब आ जाएंगे पादप के भाग। वैसे बता रहा हूँ, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्तियाँ हो सकती हैं, ये कोई भी कायिक भाग अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा नव पादप का विकास कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए, देखो, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की जो क्रिया है इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग तो इसमें बता रखा है प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, आगे चलिए, और दूसरा प्रकार इसमें है बेटा कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्लियर? आगे चलिए, सबसे पहले अपन इसे पढ़ेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पादप का कोई भी कायिक भाग प्राकृतिक रूप से नव पादप का विकास कर सकता है। सुन लिया? ठीक है, अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, पहला प्राकृतिक में ही चल रहा है ये। मूलों अथवा जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के 4 प्रकार हो गए। आपने देखा, चारों प्रकारों के अंतर्गत पादप के 4 अलग अलग भागों के बारे में आपको बता दिया। ठीक है ना, तो अब जैसे अपन पहला हेडिंग बोलते हैं तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो देखो बेटा, कुछ पादपों के भूमिगत तने या अर्धवायवीय तने कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया द्वारा नव पादप का विकास कर सकते हैं। तो देखो आप, ये प्रारंभिक 4 प्रकंद, कंद, सलकंद और घनकंद, ये तो तनों के भूमिगत रूपांतरण में आते हैं। यदि संक्षेप में आपको बताया जाए तो आप कह सकते हैं इन चारों प्रकार के भूमिगत तनों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं विपरीत परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में प्रस्फुटित होकर नव पादप का विकास कर देती हैं। प्रकंद, कंद, सलकंद और घनकंद, ठीक है, ये चारों के चारों भूमिगत तने के रूपांतरण हैं। अब जैसे कि आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताया भी है, देखो, प्रकंद के अंदर अदरक और हल्दी आते हैं, उदाहरण। ठीक है, कंद के अंदर आलू आएगा,
शल्ककंद के अंदर प्याज और लहसुन आएंगे, घनकंद के अंदर अरबी आएगी। बैठ गया आपके समझ में। उसके बाद में ये तने के अर्धवायवीय रूपांतरण है, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? ऊपरी भूविस्तारी, अंत्य भूविस्तारी, भूविस्तारी और भूविस्तारिका। 4 प्रकार हो गए। ऊपरी भूविस्तारी में सेंटेला और दूब घास एग्जाम्पल है, बहुत सरल है। जैसे कि देखो, ये मैंने भूमि की सतह बना दी, भूमि की सतह। अब देखो, ये मान लो पादप की मूल हो गई और ये पादप का तना हो गया, ठीक है ना। तो तने के आधारी भाग से शाखा निकल करके और जमीन की सतह के ऊपर क्षैतिज रूप से बढ़ेगी, क्षैतिज रूप से। और बेटा इस शाखा के ऊपर पर्व और पर्व संधियां होंगे। ये तो ऊपरी भूविस्तारी में होता है। अंत्य भूविस्तारी में क्या होता है? अंत्य भूविस्तारी में जैसे मान लो ये मैंने भूमि की सतह बना दी, ये मुख्य पादप हो गया, ये उसका तना और ये उसकी मूल। सब ध्यान से सुनना। तने के आधारी भाग से पार्श्व शाखा निकलेगी जो जमीन में क्षैतिज रूप से आगे बढ़ेगी। इसके ऊपर भी वही पर्व और पर्व संधियां उपस्थित होंगे, ठीक है। तीसरी पढ़ते हैं भूविस्तारी। भूविस्तारी में क्या होगा? बहुत सरल। तने के आधारी भाग से निकली शाखा कुछ दूरी तक जमीन में जाएगी और फिर जमीन से बाहर निकल जाएगी और इसके ऊपर भी पर्व और पर्व संधियां उपस्थित होंगे। और बेटा भूविस्तारिका है वो सबसे अलग है, ये केवल जलीय पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में केवल एक पर्व वाली पर्व संधियां उपस्थित होती हैं। देखो आप, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल जलकुंभी लिखा है। 1 मिनट उसका भी देख लो। जैसे मान लो ये मैंने एक पर्व बना दिया बेटा जलकुंभी का। थोड़ा सा ध्यान से देखना डायग्राम को, और कोई भी बात समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, दोबारा रिपीट कर देंगे। एक पर्व वाला, देखो एक पर्व संधि ये हो गई, दूसरी पर्व संधि ये हो गई, और इन दोनों पर्व संधियों के बीच में ये केवल एक पर्व है। तो अब देखो, इस पर्व संधि पर नीचे की ओर मूल का और ऊपर की ओर पत्तियों का विकास हो जाता है। ऐसे की ऐसे ही दूसरी वाली पर्व संधि के ऊपर। बैठिए आपके समझ में। तो ये आता है भूविस्तारिका के अंतर्गत। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूं, देखो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पादप के किसी भी प्राकृतिक भाग से हो सकता है। तनों द्वारा हो सकता है, जड़ों द्वारा हो सकता है, पत्तियों द्वारा हो सकता है और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलिए। तनों द्वारा में ये 8 नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रकंद द्वारा अदरक और हल्दी एग्जाम्पल। दूसरा कंद द्वारा आलू एग्जाम्पल। शल्क कंद में प्याज और लहसुन एग्जाम्पल। घनकंद में अरवी। ये तो तने के चारों भूमिगत रूपांतरण हो गए। एक्चुअल में क्या है, सभी प्रकार के तनों पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व संधियों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में प्रस्फुटित होकर नए पादप का विकास कर सकती हैं। यही इनका मूल मंत्र है, ठीक है ना। तो देखो, चाहे ये हैं बेटा ऊपरी भूविस्तारी, अंत्य भूविस्तारी, भूविस्तारी और भूविस्तारिका। ऊपरी भूविस्तारी में सेंटेला और दूब घास उदाहरण आते हैं। अंत्य भूविस्तारी में पुदीना और गुलदाउदी एग्जाम्पल आते हैं। भूविस्तारी में स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल। भूविस्तारिका में जलकुंभी। तो बेटा ये तनों का बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप शीट में इस चीज़ को पूरा पढ़ना। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं क्लियर करूँगा। अच्छा, अब जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन
तो बेटा बहुत सरल बात है कि पादपों की मूसला मूल और अपस्थानिक मूल दोनों प्रकार की जड़ें, दोनों प्रकार की जड़ों के ऊपर वही अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में प्रस्फुटित होकर नए पादप का विकास कर सकती हैं। जैसे कि आपके सामने मूसला मूल के दो एग्जाम्पल लिख दिए, शीशम और अमरूद। ऐसा ही होता है इनमें, शीशम की या अमरूद की मूल जो है उसके ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और उन अपस्थानिक कलिकाओं के प्रस्फुटित होने से नया पादप विकसित हो जाता है। सेम वे अपस्थानिक मूल, उसमें शकरकंद है, डहेलिया है, एस्पेरेगस है, ये सारे उदाहरण हैं। इनमें भी वही बेटा अपस्थानिक मूल के ऊपर कलिकाएं होंगी और उन कलिकाओं के प्रस्फुटन से नया पादप विकसित हो जाएगा। ये मूल द्वारा हो गया। अब आइए पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है उसे तो आप एकदम छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, या तो बेटा ब्रायोफिलम और बेगोनिया, एकदम ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है ये, ब्रायोफिलम और बेगोनिया। देखो मैं समझाता हूं थोड़ा सा। ब्रायोफिलम का एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा बोर्ड पे देखें। देखो बेटा, मान के चलो कि ये मैंने ब्रायोफिलम, हिंदी में बोलते हैं इसको पत्थर चट्टा, पादप का नाम है ये। तो इसकी जो पत्ती की फलक कोर होती है ना, वो इस प्रकार की होती है, कटान युक्त। मैंने भी काट दिया, ये कटान बना दिए, ठीक है ना। और बेटा इन कटानों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, ये अपस्थानिक कलिकाएं हो गई। तो जब इस पादप की पत्ती पादप से टूटकर जमीन में गिर जाती है और जमीन में दब जाती है, तो उस केस में इन अपस्थानिक कलिकाओं के प्रस्फुटन से एक नए पादप का विकास हो सकता है। तो कुल मिलाकर पत्तियों द्वारा भी नए पादप का विकास हो सकता है और उसमें एग्जाम्पल ब्रायोफिलम और बेगोनिया। क्लियर। एंड लास्ट पे आइए पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, और ये आपके लिए नया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बुलबिल्स। क्या बोलते हैं? बुलबिल्स। तो इसको अपन कैसे कहेंगे? कुछ पादपों में क्या होता है कि पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, देखो पादप में दो प्रकार की कलिकाएं विकसित होती हैं, एक तो कायिक कलिका और दूसरी पुष्प कलिका। तो कई बार क्या होता है कि उस पुष्प कलिका के स्थान पर बहुकोशिकीय मासल संरचना विकसित हो जाती है और उसी बहुकोशिकीय मासल संरचना को अपन कहते हैं पत्र प्रकलिका या बुलबिल्स। क्लियर। अब मेरी बात आगे सुने। तो बेटा जब ये पत्र प्रकलिका अथवा बुलबिल्स परिपक्व हो जाती है तो परिपक्व हो जाने के पश्चात पादप से गिरकर, ठीक है ना, पादप से गिरकर एक नए पादप का विकास कर देती है। सुन लिया? तो देखो बेटा यहां तक का अपन पढ़ चुके हैं, ये कायिक प्रवर्धन का दूसरा प्रकार कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये अगली क्लास में आपको समझाया जाएगा। एक बार मैं ये पूरा का पूरा चार्ट संक्षेप में आपके सामने कह देता हूँ, सुनिए। देखो बेटा सबसे पहले तो आपको जनन की परिभाषा याद रखनी है। क्लियर। छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, 11th में भी पढ़ी है कि जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। क्लियर। उसके बाद में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक एसेक्सुअल और सेक्सुअल लैंगिक जनन। देखो बेटा इस पाठ में जो विशेष जोर दिया गया है वो है कायिक प्रवर्धन। क्लियर। और वो प्रकार होता है अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन को दो भागों में बांट दिया, एगेमोस्पोरी और दूसरा प्रकार बेटा कायिक प्रवर्धन। फिर मैंने आपको बताया कि कायिक प्रवर्धन जो है वो दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।
प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पादप के किसी भी भाग से, किसी भी कायिक भाग से नव पादप का विकास प्राकृतिक रूप से यदि हो तो वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में आएगा। पादप का कोई भी कायिक भाग, जैसे तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, मूलों द्वारा, और एक और आपने पहली बार सीखा पत्र प्रकलिका या बुलबिल्स द्वारा नव पादप का विकास हो सकता है। अब तनों द्वारा में आपको मैंने 8 पॉइंट्स बताए। कौन कौन से बताए? बोर्ड पे लिखे हुए हैं। प्रकंद, कंद, घनकंद, सलकंद, ऊपरी भूस्तरी, अंत्य भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरी का याद तो रखने पड़ेंगे। इनमें पहले जो 4 प्रकार हैं वो तो तने के भूमिगत रूपांतरण के हैं, और अंतिम 4 प्रकार जो हैं वो तने के अर्धवायवीय रूपांतरण के हैं। सभी के सभी प्रकारों में केवल एक ही फंडा काम करता है कि तने के ऊपर पर्व और पर्व संधियां पाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में पर्व संधियां प्रस्फुटित होकर नए पादप का विकास कर सकती हैं। क्लियर? अब आइए बेटा जड़ों द्वारा। जड़ों में आपको मैं बता चुका हूं कि कुछ चाहिए ही कह दो यार कि पादपों की मूसला एवं अपस्थानिक मूलें कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप का विकास कर सकती हैं। मूसला मूल के मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, शीशम और अमरूद। और बेटा ज़्यादा नहीं तो शकरकंद का तो आपने देखा ही होगा। शकरकंद की मूल पर पर्व संधियों के समान कलिकाएं पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं। यदि उनको भी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हो जाएं तो उसी मूल से एक नए पादप का विकास हो सकता है। क्लियर? मूल द्वारा हो गया। पत्तियों में आपको केवल 2 एग्जाम्पल याद करने हैं, बिगोनिया और ब्रायोफिलम, है ना। तो देखो ब्रायोफिलम का तो मैंने आपको समझाया ही। ब्रायोफिलम में तो जो पत्ती होती है, पत्तियों के पर्ण फलक का किनारा, फलक कोर कटान युक्त होता है, उनमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। सुन लिया? और अपस्थानिक कलिकाओं के प्रस्फुटित होने से एक नए पादप का विकास हो सकता है। क्लियर? अब आइए पत्र प्रकलिकाओं पर केवल एक लाइन याद रखनी है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, अगेव और रतालू। इसमें पत्र प्रकलिका की क्या परिभाषा होती है कि कुछ पादपों में पुष्प कलिका के स्थान पर, गौर करना, पहले भी कह चुका हूँ कि पादपों में 2 प्रकार की कलिकाएं बनती हैं, एक तो कायिक कलिका और दूसरी पुष्प कलिका। कायिक कलिकाओं से पादप में जड़, तना, पत्ती आदि विकसित होते हैं, और पुष्प कलिकाओं से विकास होता है पुष्पों का। पर कई बार क्या होता है, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर कुछ पादपों में बहुकोशिकीय मासल संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, और उन्हीं मासल संरचनाओं को पत्र प्रकलिकाएं या बुलबिल्स कहते हैं। क्लियर है? आगे चलिए। बुलबिल्स जब परिपक्व हो जाती हैं तो परिपक्व होने के पश्चात पादप से जमीन पे गिर जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर वही बुलबिल्स नव पादप का विकास करती हैं। तो अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपको कह रहा हूं कि आज मैंने आपको ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियों तक पढ़ा दिया। कोई भी आपको परेशानी आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे आपने कल कमेंट करके, वो तो कल मेरी मिस्टेक थी, वो पुष्पासन एक बार फिर कह देता हूँ, एक ही होता है बेटा। पुष्पासन उसे माना जाता है जिस पर पुष्प के समस्त चक्र होते हैं। तो पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग पुष्पासन है, नीचे वाला भाग तो आप पुष्प वृंत का आधार कह दीजिए। क्लियर? इसमें ये जो आज मैंने आपको जनन के प्रकार, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। आपको कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी हो, तो ना इसे कमेंट में लिख दें, तो मैं उसे कल की क्लास में सॉल्व कर दूँगा।